ओके गाइस, अब जो हम नेक्स्ट पेपर देखेंगे वो है इंग्लिश। ठीक है, ये जिन्होंने लैंग्वेज 2 लिया था ये वो पेपर है, सेम पेपर 29 दिसंबर 2022। इसमें बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो पैसेज है उसको रीड करने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज such as the National Mission on Public Libraries, improving school library services as part of 5-year plans for education and assistance, provision of grants by the RRLF for library programs aimed at training and development. A few public libraries in villages and talukas have also been given financial aid in the construction of buildings and upkeep of facilities. However, these programs have been ad hoc and not administered with concerted efforts by the Ministry of Culture, which manages the National Library of India and the National Archives of India. बेसिकली इसमें बोला है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया यानी कि इंडिपेंडेंट होने के बाद कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए। किस चीज़ के लिए? जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनके लिए। जैसे पब्लिक लाइब्रेरीज पे जो नेशनल मिशन है उसको, स्कूल लाइब्रेरीज जो हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, ये सब किसके अंडर था? जो अपनी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं 5-year प्लान्स उसमें। और ये किस प्रोग्राम के अंडर था? एजुकेशन एंड असिस्टेंट। RRLF जो है उसने लाइब्रेरी प्रोग्राम्स जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रांट की थी। जैसे लाइब्रेरीज जो है उनमें ट्रेनिंग दी गई, डेवलपमेंट किया गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया गया, गांव में और जो तालुकाज होते हैं उनमें फाइनेंस दिया गया उनको। ठीक है, जिसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग उसको इम्प्रूव कर सकें, फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सेवरल लाइब्रेरीज रिमेन इन पुअर कंडीशन विद नो कंसंट्रेट प्रोग्राम्स। कुछ लाइब्रेरीज जो है वो तो डेवलप हो गई और कुछ लाइब्रेरीज जो है वो क्या रही? पुअर कंडीशन में ही रह गई। फॉर एग्जाम्पल, लिवमिंट रिपोर्टेड इन May 2013 ऑन ए पुअरली फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो लाइव मिंट है उसने रिपोर्ट किया था मई 2013 में कि एक पुअरली फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो है, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन सही नहीं है और अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा है, कहाँ पे? वेस्ट चंपारण बिहार में। 12,000 टेटर्ड बुक्स, 12,000 वहाँ पे फटी हुई बुक्स थी, मैनेज्ड बाय ए लाइब्रेरियन हु वाज पेड 700 पर मंथ। एक लाइब्रेरियन के द्वारा मैनेज की जा रही थी जिसको 700 रुपये पर महीना मिल रहा था। द कॉस्ट ऑफ ए मील फॉर वन एट ए मिड रेंज रेस्टोरेंट इन ए मेट्रो सिटी। जो बेसिकली एक मेट्रो सिटी में मिड रेंज रेस्टोरेंट जो होते हैं उनका एक मील का पैसा है। Nevertheless, several students visited library daily to study for their exams. बहुत बच्चे हैं जो डेली लाइब्रेरी विजिट करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। There are 70,817 libraries in rural areas and 4,580 in urban areas, serving a population of more than 830 million and 370 million, respectively, according to the 2011 census, where libraries were notified, यानी कि जिनको ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया गया था फर्स्ट टाइम। These numbers roughly translate to one rural library for every 11,500 people. जो रूरल एरिया है उसमें 11,500 लोगों के ऊपर एक लाइब्रेरी थी एंड वन अर्बन लाइब्रेरी फॉर ओवर 80,000 पीपल। और जो अर्बन एरिया है उसमें 80,000 लोगों पे एक लाइब्रेरी थी। देयर इज़ नो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑन द फंक्शनैलिटी एंड लेवल ऑफ सर्विस कैपेबिलिटीज ऑफ दिस लाइब्रेरी। ऐसी कोई प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका काम कैसे होता है, फंक्शनैलिटी कैसे है और जो सर्विस वहाँ दी जाती है उस कैपेबिलिटी के ऊपर। द रूरल लाइब्रेरीज कुड बी ए रूम विद ए फ्यू विक्स। जो रूरल एरियाज होते हैं यानी कि गांव वाले जो एरिया होते हैं उनमें जो लाइब्रेरी होती है वो एक रूम होता है कुछ बुक्स के साथ, while others could be running through the support of private donors और NGOs। और जबकि कुछ लाइब्रेरीज जो होती है वो प्राइवेट डोनर्स जो होते हैं उनके द्वारा और NGOs के द्वारा रन की जा रही हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है द नेशनल मिशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज एम्ड एट। जो राष्ट्रीय मिशन है पब्लिक लाइब्रेरीज पर उसका एम क्या है? कंस्ट्रक्टिंग रीडिंग रूम्स इन अर्बन एरियाज, ट्रेनिंग ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, ओपनिंग न्यू लाइब्रेरीज इन रूरल एरियाज, इंप्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली उनका काम है स्कूल लाइब्रेरी सर्विस जो है उसको इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना और वहाँ पे बुक्स जो है उनका अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये क्या है? पब्लिक लाइब्रेरीज का एक नेशनल मिशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। द वेरियस लाइब्रेरी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बिकॉज। बहुत सारे जो लाइब्रेरी को लेके इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव थे वो फेल हो गए जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, क्योंकि देयर वाज लैक ऑफ फंड्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम
adequate number of staff were not available, the authorities didn't make planned efforts to address the problem, the local authorities didn't evince much interest. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3. क्यों? जो बहुत सारे लाइब्रेरी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव थे वो फेल क्यों हो गए थे? क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो एफर्ट्स लिए थे वो एक प्लान्ड मैनर में नहीं थे. किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए एक परफॉर्मा होता है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है. जब आप प्लान्ड एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते. एंड सेम हैपन हेयर. जो लाइब्रेरी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव थे वो फेल हो गए क्योंकि एफर्ट्स प्लान्ड नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 123. The district library in Western Champaran was in a dismal state because the library building was in a state of upper disrepair. There was only one librarian to manage the institution. The authorities didn't bother to provide more funds. Stakeholders didn't protest against the deteriorating conditions. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. जो पूरी लाइब्रेरी थी उसको संभालने के लिए केवल एक ही लाइब्रेरियन था और जिनकी महीने की पगार कितनी थी? 700, जो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक वन टाइम मील का चार्ज होता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ इन द वेस्टर्न चंपारण लाइब्रेरी वर नॉट पेड रेगुलरली. मैनी लाइब्रेरीज वर प्रोबेबली रन बाय एनजीओज. ठीक है, तो इसमें पूछा है ए और बी दोनों सही है, ए गलत है बी सही है, ए सही है बी गलत है और दोनों ही गलत है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. ए जो है वो तो गलत है लेकिन जो बी है वो यहाँ पे सही है. अधिकतर जो लाइब्रेरीज हैं गांव में वो एनजीओज के द्वारा रन हो रही हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में, उनको रेगुलर पेमेंट नहीं मिल रहा था. पेमेंट रेगुलर मिल रहा था कितना? 700 रुपये. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125. द वर्ड अपकीप इन पैरा 1 मीन्स इम्प्रूवमेंट, ब्यूटिफिकेशन, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट. तो जो अपकीप है उसका मतलब होता है मेंटेनेंस. ठीक है, अपकीप मतलब ऊपर की तरफ रखना. ऊपर की तरफ रखना मतलब जब आप चीज़ों को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं दैट मीन्स एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को मेंटेन करना. आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126. द वर्ड अपोजिट यानी कि एंटोनिम पूछा है. इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज. प्रिसाइज मतलब आप किसी भी चीज़ को कितना शार्प तरीके से और समराइज फॉर्म में समझा सकते हैं. रफ, इनएक्यूरेट, इनएप्रोप्रिएट एंड केयरलेस. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. प्रिसाइज मतलब शार्प, जो कितना एक्यूरेटली आप किसी चीज़ को समझा सकते हैं. प्रिसाइजली, एक्यूरेटली. ठीक है, और इसका जो अपोजिट होगा इनएक्यूरेट यानी कि गलत तरीके से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127. द वर्ड टेटर्ड इन ... 12,000 टेटर्ड बुक्स ... इज एन एन. जो टेटर्ड वर्ड यहाँ पे है वो क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर एडजेक्टिव. ठीक है, टेटर्ड जो है वो बुक्स के लिए यूज किया हुआ है. ठीक है, किसके लिए यूज किया हुआ है? टेटर्ड बुक्स यानी कि फटी हुई जो बुक्स होती हैं या फिर बहुत सारी जो बुक्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं टेटर्ड बुक्स. तो ये क्या है? बुक्स की एक स्पेशलिटी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128. विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? द प्रोग्राम फेल्ड बिकॉज इट इज़ नॉट टेकन अप सीरियसली बाय द ऑथोरिटीज़. तो इसमें पूछा है कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें मिस्टेक है. तो इसमें बाय द ऑथोरिटीज़ जो है इसमें मिस्टेक्स हैं. क्यों? जो प्रोग्राम है वो फेल हो गया था. द प्रोग्राम फेल्ड बिकॉज इट इज़ नॉट टेकन अप, इसे नहीं लिया गया था सीरियसली बाय द ऑथोरिटीज़. तो यहाँ पे जो मिस्टेक होगी दैट इज़ योर, नहीं आई थिंक कुछ मिस्टेक है. द प्रोग्राम फेल्ड बिकॉज, ओके यहाँ पे आएगा इट वॉज नॉट टेकन अप. ठीक है, इट इज़ नहीं, यहाँ आएगा इट वॉज. तो यहाँ पे बी जो है फोर्थ ऑप्शन उसमें मिस्टेक है. ठीक है, द प्रोग्राम फेल्ड बिकॉज इट वॉज नॉट टेकन अप सीरियसली बाय द ऑथोरिटीज़. तो यहाँ पे क्या गलत होगा? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129. एडिसन्स टीचर्स लेबल्ड हिम एज डिफिकल्ट बिकॉज ही वॉज, ओके दूसरा पैसेज है. Read the passage given below and answer the questions by choosing the most appropriate option.
Edison, the prince of inventors, was born on 11th February 1847 in Milan, Ohio, USA. His father Samuel Edison was in the lumber and grain business. His mother Nancy was a former school teacher. Young Edison's eccentricities were evident quite early in life. Energetic, argumentative, hard to discipline, he was promptly labeled by his teachers as difficult. But his mother Nancy had the insight to realize that her child was special and required deft handling. She took him out of school, taught him herself at home, gave him a free hand to pursue his interest. It was a very wise decision. Formal education and rigid discipline might have extinguished the spark of creativity in this gifted child, and the loss would have been the world's. बेसिकली इसमें बोला है कि जो थॉमस एडिसन था, जिन्होंने बल्ब को डिस्कवर किया था, उनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहियो, यूएसए में। उनके फादर जो थे सैमुअल एडिसन, वो क्या थे, लंबर थे, और वो ग्रेन बिजनेस जो होता है, गेहूं का जो बिजनेस करते हैं, वो थे। मदर जो है वो फॉर्मर स्कूल टीचर थी। इनके जो पढ़ने की कला थी, ठीक है, वो बहुत एविडेंट थी, बहुत एनर्जिक थे, आर्ग्यूमेंटिव थे और डिसिप्लिन बच्चे थे। तो टीचर्स जो है उनके लिए उनको समझना डिफ़िकल्ट था, लेकिन उनकी मदर जानती थी कि बच्चा जो है वो स्पेशल है और लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करेगा। तो उन्होंने स्कूल से उसको निकलवा लिया, खुद ही घर पे उनको टीचिंग दी। और ये एक बहुत वाइज डिसीजन था, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है और रिजिड डिसिप्लिन जो है वो उनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर सकता था। यंग एडिसन मेड फुल यूज़ ऑफ द फ्रीडम गिवन बाय हिज मदर। जो यंग एडिसन थे, तो उन्होंने क्या किया, उनकी माँ ने जो उनको फ्रीडम दी थी उसका पूरा यूज़ किया। ही ईगरली डिवोट बुक्स बाय फिजिक्स ऑन केमिस्ट्री बट नेवर एक्सेप्टेड एनी स्टेटमेंट विदाउट टेस्टिंग इट आउट फॉर हिमसेल्फ। डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग गैजेट्स बाय हिमसेल्फ वॉज एन ऑल कंज्यूमिंग पैशन विद हिम। वो क्या करते थे, खुद के द्वारा डिज़ाइंस जो हैं उनको बनाते थे। एट द एज ऑफ 12 एडिसन डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू फेस द वर्ल्ड एट हिज ओन। 12 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि अब दुनिया को फेस करने का टाइम आ गया है। ही बिगेन अर्निंग बाई सेलिंग न्यूज़पेपर्स एंड फूड इन ट्रेन्स। उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर सेल करना चालू किया और ट्रेन में खाना बेचना चालू किया। ही देन लॉन्च्ड अ स्मॉल न्यूज़पेपर ऑफ हिज ओन, प्रिंटिंग इट इन ए रेलवे कैरीज। उन्होंने खुद का लॉन्च न्यूज़पेपर जो है उसको बेचना चालू किया। He had to give it up when its reader licensed at his gossip column threw him fully clothed in a pool of water. He, however, continued to use his railway carriage as a mini physics and chemistry laboratory. But this too came to an end when there was an explosion in the carriage and the railway staff dumped him along with his paraphernalia at the nearest level crossing. लेकिन क्या हुआ, जो रेलवे कैरियर था उसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया, जिसकी वजह से रेलवे स्टाफ ने उनको बाहर भगा दिया। अपने जो पैराफेरेनेलिया थे, मतलब जितने भी उनके सामान थे, उनके साथ नियरेस्ट लेवल क्रॉसिंग पर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एडिसन टीचर्स लेबल्ड हिम एज डिफिकल्ट बिकॉज ही वॉज रिकैल्सिट्रेंट, आर्ग्यूमेंटेटिव, एक्सेंट्रिक एंड अनमैनरली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जो एडिसन के टीचर थे उन्होंने उनको डिफ़िकल्ट क्यों बोला था, क्योंकि उनमें मैनर्स जो है वो नहीं थे। ही वॉज अनमैनरली। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। रियलाइजिंग दैट हर चाइल्ड वॉज स्पेशल, एडिसन मदर एनकरेज हिम टू विजिट साइंस फेयर्स एंड एग्जीबिशन, गेव हिम कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू हिज इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड हिम विद ऑल द नेसेसरी गैजेट, एंगेज द बेस्ट प्राइवेट ट्यूटर फॉर हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। उनकी मदर ने क्या किया था, उनको पूरी फ्रीडम दी थी, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। एडिसन शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन सेटिंग अप ए प्रिंटिंग प्रेस, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग अप्लायंसेस, ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स, रीडिंग बायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने क्या किया, अप्लायंस जो होते हैं उनको बनाना और डिज़ाइन करना चालू कर दिया था। इसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यंग एडिसन हैड ग्रेट एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, सेटबैक्स डिडंट डिटर द यंग एडिसन फ्रॉम परसुइंग हिज इंटरेस्ट। जो यंग एडिसन है उनके पास एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी थी, और जो सेटबैक्स थे, लाइफ में कुछ ना कुछ सेटबैक्स होते हैं ना, उन्होंने यंग एडिसन जो है उसको अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने से नहीं रोका। A is true, B is false, B is true, A is false, both A and B are false, both A and B are true। तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों ही सही हैं। जो यंग एडिसन थे उनके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल थी, और जो सेटबैक्स थे उनकी लाइफ में उन्होंने उनको आगे बढ़ने से नहीं रोका, या फिर जो उनकी इंटरेस्ट था लाइफ में उसको परस्यू करने से नहीं रोका। नेक्स्ट है 133, द वर्ड एविडेंट इन पैरा 1 मीन्स द सेम एज, यानी कि सिनोनिम बताना है, प्रोविडेंट, डिलीजेंट, ऑब्वियस एंड ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। एविडेंट मतलब कोई चीज बहुत साफ साफ दिखती है ना, ऑब्वियस अपन नहीं बोलते कि ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि ये होना ही है, ठीक है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, द वर्ड अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है किसका, इंसेंस्ड, पजल्ड, फ्रस्ट्रेटेड, हैप्पी एंड एनॉयड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। इंसेंस्ड मीन पजल, फ्रस्ट्रेट और एनॉयड, ये तीनों क्या है इसके सिनोनिम है, लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा, हैप्पी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, द वर्ड टू इन बट दिस टू केम टू एन एंड इज एन। यहाँ पे जो लिखा हुआ है टू, ठीक है, बट दिस टू केम टू एन एंड, ये क्या है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है, ठीक है। इस सेंटेंस में जो टू है वो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। टू केम, केम मीन्स आना, ठीक है, यह भी एक एंड पे आया, ठीक है, तो एम्फेसाइज कर रहा है किसको, वर्ब को, सो दिस विल बी एडवर्ब, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, इसमें बोला है, ओके इसका बता दिया, हाँ, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज रिकमेंडेड दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज, जो प्राइमरी क्लास होती है उसमें यह मैंडेट है कि जो इंस्ट्रक्शन है बच्चे को मदर टंग में दो। क्यों, ये बच्चों को समझने में मदद करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्लास में जो अथॉरिटी है टीचर की खुद की अथॉरिटी जो है उसको एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, और जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बच्चों को समझने में जो चीज़ मदद करती है वो उनकी मदर टंग होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट तो क्रिएट होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एम्फेसाइजिंग आंसर है कि बच्चों को समझने में जो मदद होती है उसके लिए हम बच्चों की मदर टंग यूज़ करते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेट सपोज हम हिंदी मीडियम से हैं और अगर आगे चल के हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हमको अगर कोई हिंदी में लेके इंग्लिश में समझाएगा तो ईजी होता है, लेकिन अगर कोई थ्रू आउट इंग्लिश बोले तो हमको प्रॉब्लम होती है। 137 है, आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी अपर्णा ऑफन जम्बल सेंटेंसेज ऑफ द स्टोरी and gives it back to the students to put in the right order. अपर्णा is strengthening her students. अपर्णा ने क्या किया कि स्टोरी सुनाई और जो सेंटेंस थे स्टोरी के, जैसे मान लीजिए crow was very thirsty, he collected some stones, अब इनको मैं जम्बल कर दूं, मतलब बी ऊपर कर दूं, सी नीचे कर दूं, तो उस केस में वापस मैं अगर बच्चों को बोलूं कि इन सारे लाइंस जो हैं, पैरा जो है उनको अरेंज करो, तो उसमें हम क्या चीज़ है जिसको बच्चों की स्ट्रेंथ को मतलब स्ट्रेथन कर रहे हैं, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर रीडिंग स्किल, ठीक है। सो 137 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा आपका पढ़ने की जो स्किल होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपर्णा जो है उसने सेंटेंस जो है स्टोरी के उनको जम्बल किया और वापस स्टूडेंट को एक राइट ऑर्डर में लिखने के लिए दिया। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन ए लैंग्वेज कैपेबल ऑफ ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। किसी भी स्पीच में जो सबसे छोटी यूनिट होती है लैंग्वेज की, जो वर्ड्स के मीनिंग को ऑल्टर करने के लिए कैपेबल होती है, वो क्या है, मॉर्फीम, फोनिम, ग्राफिम एंड वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो स्वर होता है, फोनिम जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वर, मॉर्फीम जो होता है वो वर्ड से रिलेटेड होता है, ग्राफिम जो होता है वो आपका सेंटेंस से रिलेटेड होता है। तो किसी भी जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं या कोई भी वर्ड बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज़ योर फनीम। अगर आपका फनेटिक सही नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को सही से नहीं बोल सकते, ना तो आप वर्ड सही से बोल पाएंगे ना आप सेंटेंस सही से बोल पाएंगे। तो एक वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, अगर आपका स्वर सही नहीं है तो आप उस वर्ड को मीनिंग को भी पूरा कंप्लीटली बदल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमें अ को पहचानना ही नहीं आता है, ठीक है, हमें आ को पहचानना ही नहीं आता है तो हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज, ड्रामेटिक, पोइट्री कॉम्पिटेंसीज एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटेंसीज। जो फंक्शनल सिलेबस होता है वो बच्चों को क्या
लैंग्वेज लर्निंग में क्या डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1। जो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज होती हैं, फंक्शनल सिलेबस मतलब कार्यात्मक जो सिलेबस होता है, जब बच्चा खुद करके सीखता है तो भाषा के अधिगम में वो क्या डेवलप करेगा, ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है उसको आप जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेहा हैज़ डेवलप्ड ए वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट्स speaking skills, but she needs a lot of tech equipment to administer her test. Neha's test lacks content validity, reliability, face validity and practicality. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर प्रैक्टिकलिटी। नेहा ने एक वैलिड टेस्ट बनाया, ठीक है। वैलिड टेस्ट मतलब जो टेस्ट आप किसी चीज़ को मापने के लिए बना रहे हैं वो उस चीज़ को कम्प्लीटली मापे, उस चीज़ को, जैसे लेट सपोज मार्कर हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं तो मार्कर प्रॉपर लिखे तो वो क्या होता है, वैलिड चीज़ होती है। तो उसने एक वैलिड टेस्ट बनाया, क्या चीज़ टेस्ट करने के लिए, स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स की। लेकिन शी नीड्स ए लॉट ऑफ टेक इक्विपमेंट, लेकिन इनको क्या चाहिए, टेक्निकल इक्विपमेंट्स चाहिए उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो इनका टेस्ट जो है उसमें किस चीज़ की कमी रह गई, प्रैक्टिकलिटी, मतलब उन्होंने पहले इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके नहीं देखा था। सो द ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। कंटेंट वैलिड है, रिलायबल है, फेस वैलिडिटी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं है। डिसलेक्सिया इज ए लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रीडिंग, जिसमें जो फोनेटिक्स होते हैं किसी भी बच्चे के वो क्लियर नहीं होते हैं। लेट सपोज बच्चा गॉड को क्या पढ़ेगा, डॉग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा नहीं जानता है कि कैसे रीड करना है। प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन आर सब स्किल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। आपका प्रोनाउंसिएशन कितना सही है, आप कहाँ पे स्ट्रेस आउट करके बोल रहे हैं और कहाँ पे स्ट्रेस कम दे रहे हैं। इंटोनेशन, आप कितना ज़्यादा मतलब वर्ड को खींच के बोल रहे हैं, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पॉज लगाना है। किसी भी कन्वर्सेशन में ये सब स्किल्स होती हैं, किसकी, रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की और स्पीकिंग की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। बोलते वक्त ही प्रोनाउंसिएशन आपकी हेल्प करेगा, लिखते वक्त तो प्रोनाउंसिएशन होगा नहीं ना। बोलते वक्त आपको कितना स्ट्रेस करना है किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को। इंटोनेशन, आपको कितना उतार चढ़ाव के साथ बोलना है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है रेखा इज टीचिंग हर स्टूडेंट्स अबाउट डायरेक्शन। रेखा अपने बच्चों को डायरेक्शन के बारे में बता रही हैं। शी कैन यूज अ विच मटेरियल फॉर द टास्क शीट फॉर एन एक्टिविटी टू स्ट्रेंथन डायरेक्शन। डायरेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे किसी को ये पढ़ाना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो इसको अच्छे से मैं किस वे में पढ़ाऊँ कि बच्चों को जो है वो समझ में आ जाए। जर्नल एंट्री, मैप, फ्लो चार्ट, सब्स्टिट्यूशन टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर मैप। जो मैप है उसमें आप बच्चे को अच्छी तरीके से डायरेक्शंस के बारे में बता सकते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सोनम यूज ए चार्ट्स टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। जो सोनम है वो चार्ट को यूज़ करती है कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको, टू नेम कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। बाई डूइंग सो सोनम इज स्ट्रेंथनिंग विच स्किल ऑफ हर स्टूडेंट्स। सोनम ने क्या किया, चार्ट यूज़ किया, इंग्लिश में कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नाम देने के लिए। ऐसा करके सोनम बच्चों में कौन सी स्किल डेवलप कर रही है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। जो स्पीकिंग स्किल है उसको सोनम जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है, कैसे होगा, वो क्या, उसने क्या यूज़ किया है, चार्ट, किस चीज़ के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो उससे क्या होगा, बच्चा देख के सीखेगा, और जब बच्चा चार्ट पे कोई चीज़ लिखी देखेगा तो उसको बोलने की प्रैक्टिस करेगा, तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग होगा, स्पीकिंग स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। लैंग्वेज इज प्राइमरीली इन स्पीच, लैंग्वेज इज प्राइमरीली इन रीडिंग, लैंग्वेज इज प्राइमरीली इन राइटिंग, लैंग्वेज इज प्राइमरीली इन लिसनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर, इसके सारे ही आंसर जो है यहाँ पर गलत थे। इसमें से पूछा था कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, किसके बारे में, स्ट्रक्चरल जो ओरल सिचुएशनल अप्रोच होती है, ओरल मेथड। तो ये लैंग्वेज जो है वो स्पीच में यूज़ होती है, रीडिंग में यूज़ होती है, राइटिंग में यूज़ होती है, लिसनिंग में यूज़ होती है। तो यहाँ पे चारों ही जो है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीटेट ने बोनस दिया था। 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर
रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेटिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, एक्सप्रेसिंग। इसमें होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले लिसनिंग होती है, ये स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। जो स्पीकिंग होता है और जो राइटिंग होता है इन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, बोलते वक्त हम प्रोड्यूस करते हैं, लिखते वक्त हम कुछ आउटकम देते हैं। लेकिन जो लिसनिंग और रीडिंग होता है इन्हें हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा पैसिव होता है और सिर्फ ध्यान लगा के सुनता है। ठीक है, पिक्चर चार्ट कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स के लिए, स्पीकिंग और राइटिंग के लिए, रीडिंग और स्पीकिंग के लिए, रीडिंग और लिसनिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीकिंग और राइटिंग के लिए। यानी कि जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं उनके लिए हम पिक्चर चार्ट जो है उसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई चार्ट है, ठीक है, इस पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं अल्फ़ाबेट्स को लेके, यहाँ अनार बना हुआ है, यहाँ आम बना हुआ है। तो वो किस चीज़ को डेवलप करने के लिए हमने यूज़ किया है कि बच्चा चार्ट को देख के क्या करे, बोलना सीखे, और जब वो बोलना सीखेगा तो उसको प्रॉपरली जो है लिखना भी आ जाएगा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following statement is not true in the context of teaching learning materials TLM related to language learning? Teaching learning materials do not support learning, support students learning, should be selected based on objective of teaching, serves as resource of teacher। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो आप खुद ही पढ़ के सोच सकते हैं कि TLM जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो बच्चा पढ़ाते वक्त जो भी मटेरियल यूज़ करता है, चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ग्राफ है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है। ये लर्निंग को सपोर्ट नहीं करते, ये गलत है। ये लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, ये स्टूडेंट लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। इनको सेलेक्ट करना चाहिए टीचिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसके बेसिस पर, बिल्कुल सही बात है। लेट सपोज हमें ज्योग्राफी पढ़ानी है तो हमको ग्लोब लेके जाना पड़ेगा ना, हमको मैप लेके जाना पड़ेगा। सर्व है रिसोर्स फॉर टीचर, बिल्कुल सही बात है, वो एज ए रिसोर्स काम करता है, लेकिन लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, ये चीज़ गलत है। What is a neurological disorder that leads to imprecise speech? जब बच्चा सही से बोल नहीं पाता वो क्या है? डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसार्थिया, डिस्टोपिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। डिसार्थिया जो होता है उसमें बच्चा जो होता है वो अपनी जो स्पीच है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बोलता, प्रिसाइजली स्पीच नहीं होती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इन्नेट नॉलेज ऑफ ग्रामर इज गिवन बाय। बच्चा जो होता है वो भाषा के साथ ही पैदा होता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था ग्रामर का वो दिया था नेओम चॉम्स्की ने। उन्होंने एक डिवाइस बताई थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो जन्मजात भाषा जो है उसको लेकर के पैदा होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। 150 का होगा 1। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हों। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। जो डिस्फेसिया होता है उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है और भाषा विकार भी होता है, लेकिन जो इम्प्रिसाइज स्पीच होती है जिसमें बच्चा बोल तो पाता है लेकिन प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में नहीं बोलता, उसे हम बोलते हैं डिसार्थिया। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।